औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज मैं आपके लिए बहुत ही अहम एमसीक्यूज़ एंटी टेस्ट जो 2020 में होगा एनएमडी कैट का उसका लेकर आया हूँ, तो आपने इसको बहुत गौर से समझना है। अच्छा बच्चों, पहला सवाल है, ये ब्राइटनेस वाला सवाल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप ज़रा समझें। अच्छा, एग्ज़ाम में वो पूछता है कि आप ये बताएं कि आपके बल्ब जो है पैरेलल में लगा हुआ है। अब एक बल्ब का नाम उसने कहा है एक्स है और एक का वाई है। अब एक्स ज़्यादा ब्राइटर है बाई वाई की निस्बत, तो हमने ये बताना है कि आर एंड आर डैश। अच्छा, ये एक्स की जो रेजिस्टेंस है ये आर है और ये जो वाई की रेजिस्टेंस है ये आर प्राइम है। अब हमने ये बताना है कि इनमें से किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है किसकी कम है। तो बच्चों याद रखें, पैरेलल में जब भी आप फाइंड करेंगे तो पैरेलल में P इज़ इक्वल टू वी स्केयर बाई आर लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ, हमारे सबके घरों में जो चीज़ें लगी हुई हैं वो पैरेलल में लगी हुई हैं, और पैरेलल में जो ब्राइटनेस उसी की ज़्यादा होती है जिसकी पावर ज़्यादा होती है। ब्राइटनेस का डायरेक्ट ताल्लुक़ हो जाता है पावर के साथ। याद रखिएगा, जो बल्ब की ब्राइटनेस होती है, आप बाज़ार से एक 50 वाट का बल्ब लाएँ, 100 का लाएँ, 150 का लाएँ, तो जो 150 वाट वाला होगा उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। अब पावर अगर ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम होगी। याद रखिएगा, ये बात सिर्फ पैरेलल के लिए है। अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास पी एक्स है। पी एक्स का फार्मूला हमारे पास हो जाएगा वी स्केयर बाय आर एक्स, और पावर इसकी ज़्यादा है, इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है, तो इसकी रेजिस्टेंस कम है। पी वाई जैसा कि एमसीक्यूज़ में दिया गया है, एमसीक्यूज़ में वो कह रहे हैं कि पी वाई जो है उसका ब्राइटनेस कम है, उसका पावर कम है, और वी स्केयर बाय आर एक्स, अब वी स्केयर बाय आर वाई। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि अगर पावर कम है तो इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अब आर एक्स को हम शो कर रहे हैं आर से, और हम आर वाई को शो कर रहे हैं आर प्राइम से, तो हम ये कहेंगे कि आर प्राइम जो है वो बेसिकली ज़्यादा है आर से। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा आंसर हमारा दुरुस्त है। तो यहाँ पर अगर हम गौर करें तो आर प्राइम जो है वो ज़्यादा है आर से। अच्छा, इसके लिए इस टॉपिक के ऊपर चूँकि सवाल आते हैं, मैं इंशाल्लाह कल एक वीडियो बनाऊंगा, और वो वीडियो आपने ज़रूर देखनी है, जिसमें मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। पावर डिसिपेटेड का अलग से बात की जाएगी, ब्राइटनेस की अलग से, पावर रेटेड की अलग से बात की जाएगी। तो इंशाल्लाह, ताकि ये वाला सवाल आपको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पूछा भी जाए तो आप कर सकें इंशाल्लाह। तो ये हम इंशाल्लाह कल वीडियो इसकी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है और वो दोनों एंड से फिक्स हुई हुई है। अब बेटे वो कह रहे हैं थर्ड ओवरटोन है। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है एमसीक्यूज़ में, कि आया वो थर्ड ओवरटोन कह रहा है या वो फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन। अच्छा, जब आपको कहते हैं थर्ड ओवरटोन तो याद रखिएगा कि ओवरटोन जो होती है वो बेसिकली हारमोनिक्स से जो होती है एक वैल्यू बड़ी होती है। अगर मैं आपको कहूँ थर्ड ओवरटोन है तो इसका मतलब है वो फोर्थ हारमोनिक है, इसका मतलब है हमारे पास F4 की बात हो रही है। अच्छा, मैंने आपको एक और बात बतानी थी कि अभी मज़ीद लेक्चर एनएमडी कैट के मैं इंशाल्लाह अपलोड कर रहा हूँ, पूरा सिलेबस ही अपलोड करूँगा। तो वहाँ पर जब मैं अपलोड करूँगा तो आप वहाँ पर सीखेंगे कि बेटे जब F4 की बात हो रही है, थर्ड ओवरटोन की बात हो रही है, या फोर्थ हार्मोनिक की बात हो रही है, तो वहाँ पर इस तरह के 4 लूप बनेंगे, 1 2 एंड 3 एंड 4। तो ये हमारे पास 4 बराबर लूप बनेंगे। तो ये नोड होता है, ये भी नोड होता है, इस इन दोनों के बीच में एंटी नोड, और ये नोड, और ये नोड, और ये नोड। तो हर दो नोड के बीच में एंटी नोड भी होता है, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड। और इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी वेव। और नोड से नोड का डिस्टेंस λ/2, फिर नोड से नोड का λ/2, फिर नोड से नोड का λ/2, λ/2। तो बेसिकली अगर हम गौर करें तो ये 4 दफ़ा λ/2 आया है, और ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 लैम्डा की।
अच्छा, यहाँ से लेके ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू है इसको हम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग भी कहते हैं। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो बेसिकली किसके बराबर हो गई, λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/2। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये 2 लैम्डा हो जाएगा। तो बेटे यहाँ पे ये हमारे पास 2 लैम्डा हो गया है। और याद रखिएगा 2 इंटू लेमडा की जगह क्या है 15 सेंटीमीटर, और ये आ गया हमारा 30 सेंटीमीटर। इनके शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह के लिए भी इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में वीडियो बनाऊंगा। आपने इतना लेंथी सॉल्व नहीं करना, ये तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो बच्चे जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ तो वो भी इसको समझ पाए। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक और अहम MCQ है। 6 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसी 6 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अच्छा बच्चों, याद रखें कि अगर आपके पास कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्ट हो जाते हैं, ये कैपेसिटर है 1 2 3 4 5 और 6, अगर आप इनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इनका एक बड़ा इजी फार्मूला होता है जिसमें हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास कैपेसिटर्स हैं और वो पैरेलल में लगे हुए हैं और उनका कैपेसिटेंस भी सबकी बराबर है, तो उसके लिए हम एक इक्विवेलेंट फार्मूला कैपेसिटेंस का इस्तेमाल करते हैं और वो होता है NC। अब N क्या होता है, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। तो यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, अगर हम गौर करें तो 6 है, और हमारे पास कैपेसिटेंस कितना है 6 माइक्रोफेरेड, तो ये 36 माइक्रोफेरेड है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये इसमें ये वाला फार्मूला लगाते वक्त आपने दो बातें याद रखनी है, एक तो पैरेलल होना चाहिए और दूसरा कैपेसिटेंस उनकी सेम होनी चाहिए, तो फिर आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। अच्छा, हमारे पास एक कॉइल है, उसके 1000 नंबर ऑफ टर्न्स है, 1000 नंबर ऑफ टर्न्स है। यहाँ पर आप नंबर ऑफ टर्न्स उसके 1000 है। ईच ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, अच्छा मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है 1 वेबर पर सेकेंड से। अब यहाँ पर हमने बताना है कि ये मैं यहाँ पे याद रखिएगा वेरी फेमस लॉ, फेराडेज लॉ लगेगा। जब भी आपसे इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करता है तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि एग्जाम में फेराडे लॉ लगेगा। -n∆φ/ΔT, और यहाँ पर आप देख लें कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने आपके पास 1000 है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कितना है 1 वेबर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1000 वोल्ट। तो याद रखो बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट MCQ था, और ये मैं NMD कैट के पूरे सिलेबस में से MCQs आपको बयान कर रहा हूँ, तो इसको ज़रा गौर से देखना है। अब आइए हाफ लाइफ ऑफ एक्स रेडियोएक्टिव सैंपल की बात करें। वो कहता है कि हाफ लाइफ है, कोई एक्स हो वाई हो कोई भी हो, उसकी हाफ लाइफ आपको दी हुई है 150 दिनों की हाफ लाइफ है। अब कितने दिन लग जाएंगे, इसका मतलब है हमने बेसिकली टाइम मालूम करना है। अच्छा, 400 ग्राम हमारे पास शुरू में मौजूद थी अमाउंट, और वो 25 ग्राम रह जाए। अब चूंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी डाली हुई है, तो आप वीडियो देख सकते हैं यूनिट 13 में। तो वहाँ पर आप देखें कि हमने शुरू में क्या कहा था कि हमारे पास अगर 400 ग्राम है तो पहली हाफ लाइफ गुजरने के बाद हमारे पास 200 ग्राम रह जाएगी। अच्छा, फिर जब दूसरी हाफ लाइफ आएगी तो 100 ग्राम रह जाएगी, और तीसरी आएगी तो 25 ग्राम। तो अब आप गौर करें तो हमारे पास रिड्यूस हो गई है अमाउंट 25 ग्राम, एज MCQs में हमें गिवन है, तो हम यहाँ पर ही रुक जाएंगे। और अगर हम गौर करें तो पहली हाफ लाइफ, दूसरी हाफ लाइफ, और यहाँ पर सॉरी 400 से 200 100, और यहाँ पे 50 ग्राम थर्ड हाफ लाइफ, और फिर हमारी फोर्थ जो होगी वो 25 होगी। तो हमें टोटल MCQs तक पहुँचना है, तो हमारी 4 हाफ लाइफ गुजरेंगी। तो अगर एक हाफ लाइफ 150 दिन की है, एक हाफ लाइफ 150 दिन की है, तो इसका मतलब पहली 150 दिनों बाद आएगी, दिन के बाद आएगी। इसी तरह दूसरी वाली जो है वो मज़ीद 150 दिन हो जाएंगे, तो टोटल ओवरऑल 300 दिन हो जाएंगे। और फिर इसी तरह अगर हम इसमें 150 मज़ीद ऐड कर दें तो ये 450 दिन हो जाएंगे, फिर 150 ऐड कर देंगे 600 दिन हो जाएंगे। तो हमारे MCQs में जो आंसर है वो 600 दिन के बराबर आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है, इसको बार बार देखें। अगर आपको नहीं आता
तो मेरा वीडियो लेक्चर जो है वो भी आप इसमें देख लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये भी एक अहम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में वो कहता है कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, लेकिन अगर आपको कहता है कि उस मैग्नेटिक इंडक्शन या फ्लक्स डेंसिटी भी है, उसकी वेलोसिटी भी है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन को फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। द पार्टिकल विल एक्सपीरियंस द लार्जेस्ट डिफ्लेक्टिंग फोर्स। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फोर्स होती है डिफ्लेक्टिंग फोर्स होती है क्योंकि इसका वर्ड एन जीरो होता है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है। व्हेन द एंगल बिटवीन वेक्टर वी एंड बी इज, तो याद रखो बच्चों, वेक्टर पूछा है आपको कि मैक्सिमम डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। अब यहाँ पे लिखा है एक्सपीरियंस लार्जेस्ट डिफ्लेक्टिंग फोर्स, तो फोर्स का फार्मूला होता है Q इंटू, तमाम बच्चे याद रखें, जब भी चार्ज पर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स होगी तो हमेशा वो इस फार्मूले से निकलेगी। यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स की जब बात कर रहे हैं तो वो हमें पता है, ये अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो क्यू भी साइन थीटा होता है। और फोर्स कब मैक्सिमम होती है? जब एंगल जो होता है थीटा वो 90 डिग्री होता है, साइन 91 होता है। तो इसका आंसर हमारा 90 डिग्री है। अच्छा, ये इस टाइप के सवाल बड़े अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाते हैं तो, और आसान भी होते हैं, लेकिन बच्चा फिर भी इसमें प्रॉब्लम कर बैठता है। और वो कहता है कि वेवलेंथ ऑफ लास्ट स्पेक्ट्रल लाइन। अच्छा बच्चों, स्पेक्ट्रल लाइन फर्स्ट कौन सी होती है और सेकंड कौन सी होती है और लास्ट कौन सी होती है? अब वो कहते हैं, अच्छा बात सुने, वेवलेंथ हमने बतानी है इन टर्म्स ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, या अल्लाह। मेरी तबीयत 2-3 दिन से ख़राब थी जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना रहा, फिर भी आज भी बड़ी मुश्किल से वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपका एनएमडी कैट इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा हो जाए। अच्छा बच्चों, ये लास्ट स्पेक्ट्रल लाइन, अब लाइमन सीरीज़, यहाँ पे आपने गौर करना है 5 सीरीज़ में से कौन सी सीरीज़ है। लाइमन है, मैंने आपको याद करवाया है, लाइमन, बाल्मर, पासन, ठीक है, ब्रैकेट और फ्रंट सीरीज़। अब लाइमन है तो आपको पता है कि लाइमन के लिए जो पी की वैल्यू है वो 1 है। अब बेटे पी की वैल्यू 1 है। अब वो कहते हैं लास्ट, लास्ट से मुराद हमेशा याद रखिएगा कि बिल्कुल एंड से, मसलन ये अगर के की ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, और ये थर्ड ऑर्बिट है, और ये इसी तरह फोर्थ है। ओह, या ओवर में आपने ओवरलैप नहीं करना। ये अगर हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के क्या है ऑर्बिट है, तो इस ऑर्बिट में आप ये देखें कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये हमारे पास लेट्स सपोज थर्ड ऑर्बिट है। और इस तरह लास्ट से मुराद होती है कि फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, और फिर ये n इज इक्वल टू इन्फिनिटी से आएगा। अब जब n इज इक्वल टू इन्फिनिटी से वो इधर आएगा तो हम कहते हैं कि लास्ट वाली बात हो रही है। इन्फिनिटी से मुराद है आउटर शेल से भी बाहर से आ रहा है। अब हमने फार्मूला आपको बताया था क्लासरूम में, हमने कहा था कि जब भी आप करेंगे, कोई भी सीरीज़ की बात करेंगे तो बेटे उसमें आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ये फार्मूला मैं ज़रा इधर लगा देता हूँ, आप गौर करना। हमने कहा था कि 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 बाय पी का स्क्वायर माइनस 1 बाय एन का स्क्वायर। अब चूँकि लाइमन सीरीज जो पी की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 1 ओवर लैम्डा रिडबर्ग कांस्टेंट 1 ओवर पी का वैल्यू क्या है, पी का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। और ये लास्ट की बात करें तो इन्फिनिटी, और अगर वो एमसीक्यूज तब्दील कर दे वो कि नेक्स्ट की, तो फिर एन की वैल्यू इससे एक ज़्यादा 1 से 2 कर दे। मतलब अगर वो कहे कि बिल्कुल साथ वाली या स्पेक्ट्रल लाइन, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन, तो हम एन की वैल्यू 2 करते, लेकिन लास्ट का है तो हम इन्फिनिटी करेंगे। ये बात लेमन पर। अब एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0 हो गया, तो ये बराबर हो जाएगा 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आर, और लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय आर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बेसिकली हमारा आंसर आ जाएगा 1 बाय आर। तो हम इस आंसर को थोड़ा सा दुरुस्त कर लेते हैं, तो ये हमारा 1 बाय आर हो जाएगा, और ये हम इसको 2 आर कर लेते हैं,
और इसको हम 3R कर लेते हैं। तो बेटे ये याद रखें कि इसमें हमारा आंसर 1/r आ गया है। अब आपको चाहिए कि लाइमन के साथ साथ आप बाल्मर का भी करें, फिर पास्चन का भी, ब्रैकेट का भी, कम से कम आप 5 सीरीज के बारे में बात करें। लास्ट वाली के लिए फिर से सुन लें इन्फिनिटी, और अगर वो कहे कि नेक्स्ट वाली से, तो फिर जो भी पी की वैल्यू है सीरीज में, उसमें एन की वैल्यू जो है +1 करके डाल देनी है। इफ द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इंक्रीज बाय अ फैक्टर 4। अच्छा, अगर एनर्जी फोटोन की बढ़ती है तो आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है। तो एनर्जी बढ़ने पर अगर एनर्जी 4 टाइम हुई है तो फ्रीक्वेंसी 4 टाइम बढ़ गई है, तो हम कहेंगे कि एनर्जी की वैल्यू जो है वो 4 गुना बढ़ गई है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। तो वेवलेंथ λ/4 हो जाएगी। और हमें पता है कि जो डी ब्रॉगली का एक रिलेशन था हमारे पास, और उसमें हमने पढ़ा है λ = h/mv। अब ये जो mv है इसको साइड पे कर लें, h/λ। तो आप देख सकते हैं कि लैम्डा जो है वो λ/4 हो गई है, मतलब 4 गुना कम हो गई है। जब ये 4 गुना कम हो जाएगी तो मोमेंटम 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 टाइम बढ़ जाएगा। अच्छा, इट विल इंक्रीज 4 टाइम्स। अच्छा, आपने इतना लंबा तो सॉल्व नहीं करना, आप याद रखेंगे कि इफ़ एनर्जी इज़ 4 टाइम देन मोमेंटम इज़ 4 टाइम, फ्रीक्वेंसी इज़ 4 टाइम। ठीक हो गया। तो बस आप इस तरह याद रखेंगे, एनर्जी बढ़ी है तो मोमेंटम भी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ी है। वेलोसिटी सिलेक्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि तब वर्क कर रहा होता है जब हम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स को परपेंडिकुलर अप्लाई करते हैं, और फोर्सेस जो होती हैं वो चार्ज पार्टिकल पे एंटी पैरेलल लगती हैं। अब वेलोसिटी सिलेक्टर में मैंने आपको और भी एमसीक्यूज बताए हुए हैं, और उसमें मैंने कहा था कि v का फार्मूला किसके बराबर होता है, E/b के। अगर v की वैल्यू E/b के बराबर हो तो हम ये कहते हैं कि ये अनडिफ्लेक्टेड होगा। तो इससे मिलते जुलते ये सवाल भी आपको हमने बताया है। अच्छा, अगर v की वैल्यू बढ़ जाए E/b से, तो इसका मतलब ये होता है कि वो b की तरफ चला जाएगा, डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स b। ये भी एमसीक्यूज आता है, डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स b। उसकी वजह हमने बताई थी कि जब हम वेलोसिटी बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाती है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी डिपेंडेंट होती है, तो फिर उसी की तरफ मुड़ जाता है। लेकिन अगर वेलोसिटी कम हो किससे, E/b से, तो हम कहते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मुड़ जाएगा। तो 1, 2, 3 और चौथा ये सवाल हो गया। एक और पांचवा सवाल इसमें आ जाता है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर लगती हैं, लेकिन फोर्सेस क्या लगती हैं। तो याद रखिएगा, फोर्सेस जो होती हैं वो एंटी पैरेलल लगती हैं। अच्छा, इस टाइप के सवालात हमने देखने हैं, अभी अपलोड भी करेंगे, और जो बच्चे जानते हैं वो ज़रा इसको सॉल्व करें। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इज़ 10 वोल्ट, और सॉरी, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट। ईएमएफ हमें 10 वोल्ट दी गई है, और उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0.1 है। अब वो कहता है कि हमने इसको कनेक्ट कर दिया 4.9 ओम के लोड रेजिस्टेंस के साथ। अच्छा बच्चों, यहाँ पर हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इतने हिस्से में। देखें, अगर हम गौर करें तो ईएमएफ हमें 10 वोल्ट दे दिया गया है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 वोल्ट है, और हमारे पास जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस, वो 4.9 है। अब हमने वोल्टेज निकालना है। तो याद रखिएगा, ईएमएफ का फार्मूला होता है IR + V, और V बराबर हो गया E - IR। अब हम अगर गौर करें तो हमारे पास इस वक्त I का वैल्यू जो है वो मौजूद नहीं है। I की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? I की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, आपने आई की वैल्यू को फाइंड करने के लिए बुनियादी तौर पर यहाँ से एक फार्मूला अप्लाई कर देना जिसको हम ओम्स लॉ कहते हैं। I = E/R + R। अब E की वैल्यू कितनी है? E की वैल्यू हमें 10 दी हुई है, और यहाँ पे हम देखें तो R की वैल्यू हमें जो है 0.1 और 4.9 दी गई है। कैपिटल R को हम 4.9 लिखेंगे और +0.1।
तो ये आ गया 10/5। 10/5 ये हमारे पास आ गया 2 एम्पेयर। अब अगर हम इसमें 2 एम्पेयर पुट करेंगे, 2 इंटू कितना है 0.1 जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है, माइनस तो V की वैल्यू कितनी हो गई। अब यहाँ पे 10 यहाँ पर हम करेंगे 10 माइनस 0.2, 10 माइनस 0.2 क्योंकि 2 को 0.1 से बड़ी 0.2, तो 10 माइनस 0.2, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, 10 में से 0.2 गया तो 9.8 आ जाएगी। तो हमारे पास फ़िलहाल 9.8 वैल्यू आनी चाहिए थी। तो यहाँ पे याद रखिएगा हमारा आंसर है 9.8 वोल्ट। एक दफ़ा फिर से देख लें, 10 वोल्ट है और 0.1 है, 4.9 है। तो जनाब 10 हमने करंट निकाल लिया क्योंकि टोटल रजिस्टर ये ओहम ला लगा दिया R प्लस R करके, 10/4.9 प्लस 0.1, 4.9 0.5, तो अच्छा, तो ये सवाल हमारा 9.8 वोल्ट हमें बाहर वोल्ट में रहा है। अच्छा बच्चों, 2 प्लेट्स आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन द प्लेट्स। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा एनएमडी कैट में आ चुका है कि वो कहता है कि आपके पास प्लेटों के दरमियान में डिस्टेंस जो है वो इतना है और अप्लाई कितना किया गया है वोल्ट, 10 वोल्ट 100 वोल्ट अप्लाई किया गया है। अब आपने बताना इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखें हमने ये जानते हैं कि अगर हमारे पास कैपेसिटर की प्लेट है तो उसके दरमियान में अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है 100 वोल्ट है, डेल्टा वी की वैल्यू, और यहाँ पे वो कहता है कि डेल्टा आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 सेंटीमीटर है। तो हमने ये बताना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसके दरमियान में पाया जाता है। तो क्वेश्चन में हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो पाया जाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैं ब्लू कलर से वैसे दिखा रहा हूँ, तो ये हमने बताना है। और ई का फार्मूला होता है डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। माइनस भी लगाते हैं और लेकिन मैग्नीट्यूड के लिए ना लगाएं तो कोई मसला नहीं है। डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, तो डेल्टा वी कितना है, डेल्टा वी हमें दिया हुआ है 100 और डेल्टा आर कितना है 1 सेंटीमीटर। अच्छा 1 सेंटीमीटर, 100 ओवर 1 सेंटीमीटर, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -2 मीटर। ऊपर भी हमारे पास 10 की पावर 2 है, नीचे से एक और आ गया 10 की पावर 2, तो ये हमारे पास 10 की पावर 4 वोल्ट आ गया। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 10,000 वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर हमारे पास 10,000 न्यूटन पर कूलम आंसर होगा, 10,000 न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि ये 10 की पावर 4 आंसर आ गया है। आज तबीयत ख़राब है तो बस थोड़ा सा लेक्चर में ज़्यादा जोश और वलवला नहीं है। इफ़ वाई रेडियोएक्टिव एटम्स आर प्रेजेंट इन अ सैंपल इनिशियली आफ्टर 5 हाफ लाइफ्स रेडियोएक्टिव एटम लेफ्ट टू डीके आर। अच्छा बच्चे यहाँ पे एक बात देखें कि वो कह दे कि शुरू में वाई है, एक्स है, जेड है, जो भी है, एन नॉट है, एन है। अब वो कहते हैं कि 5 हाफ लाइफ के बाद कितने लेफ़्ट होंगे, बाकी बच जाएंगे। अच्छा यहाँ पे जो वो लेफ़्ट की बात कर रहा है ना, तो इस बात को आपने समझना यूँ है कि जब भी वो कहता है कि इतने लेफ़्ट हो गए, इतने लेफ़्ट हो गए, तो आप बताइए। अब यहाँ पे आपने सिर्फ इतना सा आपको याद होगा कि अगर मेरे पास शुरू में y है जब टाइम 0 है, तो पहली हाफ लाइफ के बाद y/2, फिर दूसरी के बाद y/4 और तीसरी के बाद y/8, चौथी के बाद हमारे पास आ जाएगा कितना y/16 और ये पाँचवीं के बाद y/32 ये रह जाएगा। याद करें, आपको एक लेक्चर में मैंने, जिन बच्चों को नहीं आता वो मेरा लेक्चर सुन सकते हैं, यूनिट 13 अभी मैंने सिर्फ अपलोड किया है, तो उसमें मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है। और ये मैं कौन सा फार्मूला लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं बेसिकली ये फार्मूला लगा रहा हूँ, और वो ये है कि जो तादाद रह जाती है वो बराबर होती है n0/2
2 की पावर n के जो लेफ्ट बिहाइंड होते हैं अनडिकेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसका आंसर हमारा y/32 है। पहले इसको तो हम अंडरलाइन कर दें, क्योंकि माशाल्लाह आप जो है बड़े महान स्टूडेंट होते हैं। आपको जब तक ना बताया जाए आपको पता ही नहीं चलता माशाल्लाह। बायो के जो स्टूडेंट हैं। अ प्रोटॉन हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, याद रखिएगा, प्रोटॉन हो, अल्फ़ा हो या इलेक्ट्रॉन हो, अगर आप प्रोटॉन को प्रोटॉन के करीब लाएंगे तब भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के करीब लाएंगे तब भी एनर्जी बढ़ेगी, अल्फ़ा को अल्फ़ा के करीब लाएंगे तब भी एनर्जी बढ़ेगी। आप एक चीज़ नोट करें कि मैं एक जैसे चार्जेस जिनका नेचर सेम है उनको करीब ला रहा हूँ, तो फिर जो है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है उसने पूछा था कि क्या असर होगा, तो याद रखिए। अच्छा, इसे उलट अगर सवाल पूछ लिया जाए एग्जाम में कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, अब आप उसको दूर लेके जा रहे हैं तब भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात याद रख लें कि अगर एक जैसे चार्जेस को करीब लाएं तब भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, और अगर अपोजिट चार्जेस को दूर लेके जाएं तब भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमें वर्क डन करना पड़ता है दोनों सूरतों में, और फिर वो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाता है। द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, ये देखें, रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर की आपको पता है ये इंक्रीज़ होती है लेकिन अगर टेम्परेचर को डिक्रीज़ करे। इसी वजह हम जानते हैं अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बेसिकली नेगेटिव होता है सेमीकंडक्टर का, और जिनका अल्फ़ा नेगेटिव होता है उनका रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में इन्वर्स ताल्लुक़ होता है। रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में इन्वर्स, तो टेम्परेचर अगर हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो टेम्परेचर कम हो रहा है। बहुत ज़्यादा डिटेल के लिए इंशाल्लाह जल्द ही मैं आपको पूरा NMD कैट सिलेबस अपलोड करने वाला हूं, तो उसमें ये सवालात भी मौजूद होंगे, ये टॉपिक भी होंगे। If we change the magnetic flux linking a coil by rotating the coil in a constant magnetic field, the rate of change of flux is। अच्छा, यहाँ पे एक दो दफ़ा आप स्टेटमेंट को पढ़ा करें, आपको समझ आ जाएगी कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहा है, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेगा तो वो कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जितना ज़्यादा होगा तो क्या चीज़ ज़्यादा होगी। तो हमें पता है EMF ज़्यादा पैदा होगी पूरी दुनिया में। जो EMF पैदा होती है उसका सबसे बड़ा तरीक़ाकार यही होता है, डैम्स हो जाए चाहे न्यूक्लियर पावर प्लांट हो जाए, क्योंकि EMF का डायरेक्ट ताल्लुक है डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी के। और ये हमने आपको बताया था कि फैराडेस का फर्स्ट लॉ जो है वो हमें यही कहता है। फैराडे का फर्स्ट लॉ आपको बताएंगे आने वाले दिनों में कि फैराडेस का फर्स्ट लॉ भी है, फैराडे का सेकंड लॉ भी है। ठीक हो गया? तो आप जुड़े रहें, सब्सक्राइब भी करें और चैनल को शेयर करें अगर आपको पसंद आए, शेयर करें। और अगर आपको कोई सजेशन है देनी है तो वो भी आपकी वेलकम की जाएगी। कोई टॉपिक आपको चाहिए हो, आपने पढ़ना हो तो वो भी आपको पढ़ाया जाएगा लाइव क्लासेस में। अभी इसका वेबसाइट भी आने वाला है, इसका इंशाल्लाह ताला जो है ऐप भी आएगा प्ले स्टोर पे, तो आप इंशाल्लाह वहाँ से भी डाउनलोड करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। इंशाल्लाह ये एक तब्दीली आएगी और तालीम को सस्ता किया जाएगा, ना कि महंगा किया जाएगा। इंशाल्लाह यही मेरा मोटो है। तो मैं इंशाल्लाह इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करूँगा इंशाल्लाह, और आपका सजेशन, आपका फीडबैक हमारी मोटिवेशन बढ़ाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। अच्छा बच्चों, ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर हम थोड़ा सा टाइम लगाएं। देखें बेटे, वो कहता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की प्लॉटेड अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन एज शोन इन फिगर। अच्छा बच्चों, यहाँ पर आपको सवाल की समझ ही नहीं आई, लेकिन आइए हम सवाल को आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉ करके देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। ये देखिए, यहाँ पर वो कहता है कि यहाँ पे आप रख दें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यहाँ पे उसने कहा है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अच्छा, मैक्सिमम की क्यों बात करते हैं? असल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो ऑब्जर्वेशन सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए है जो कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले हैं। कभी कभी एंटी टेस्ट में पूछा जाता है कि क्या जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने स्टडी किया वो हर किस्म के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के लिए स्टडी किया? तो आपने याद रखना है सिर्फ हमने जो ऑब्जर्व किया है वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वालों के लिए ऑब्जर्व किया है। जो मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनकी एनर्जी किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, किसी की बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जिनकी सबसे ज़्यादा होती है तो हम उन्हीं को स्टडी कर पाते हैं। उसके पीछे एक लॉजिक होती है, वो लॉजिक ये होती है कि हम पोटेंशियल
बैरियर जो अप्लाई करते हैं तो वो पोटेंशियल बैरियर जब अप्लाई करके हम रोक रहे होते हैं तो वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले को रोक रहे होते हैं, तो उस वक्त हम देख रहे होते हैं जो डायरेक्ट कैलकुलेशन होती है वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वालों के लिए। खैर वो तो बात दूसरी है, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम इस पर अपलोड करेंगे आप देख लेना। अच्छा, यहाँ पर अब वो कहता है कि आपने फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बना दी है। हमें पता है कि इसका एक ग्राफ होता है यूँ, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है और फ्रीक्वेंसी जो है, ये जो ग्राफ है, इसका स्लोप हमें क्या देता है। तो बच्चों याद रखो, स्लोप आपको क्लासेस में भी बताया है। तो स्लोप बराबर होता है बेसिकली वाई वैल्यू ओवर एक्स वैल्यू, वाई वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्स वैल्यू। अब वाई वैल्यू क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जाहिर सी बात है एनर्जी है, तो वो एच एफ लिख सकते हैं हम, और यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी लिख दिया है। वाई वैल्यू में हम एनर्जी लिख सकते थे, फिर से देख लें, एनर्जी लिख सकते थे, तो एनर्जी को मैंने एच एफ लिख दिया ओवर एफ। तो एनर्जी ओवर एफ क्या होता है, वो बेसिकली एच के बराबर होता है, तो हम कहेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर है। क्योंकि आपको पता है कि E इज इक्वल टू एच एफ होता है और H इज इक्वल टू ई बाय एफ होता है। तो ये हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट आ गया है। इसके बहुत ही अहम, बहुत ही ज़्यादा अहम सवालात आते हैं, तो सूनर यू विल सी ऑन दिस चैनल। इस चैनल का नाम मैंने जो है NMD कैट फिज़िक्स रख दिया, क्योंकि अभी मेरा पूरा ध्यान NMD कैट की तरफ है, बाकी एंटी टेस्ट की तरफ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इस दफ़ा बच्चों को एंटी टेस्ट जो NMD कैट में मसला होता है फिज़िक्स में वो ना हो, ठीक है। बाकी मैं एंट्रेंस टेस्ट पर अभी इतनी तवज्जो नहीं दे रहा। Compton shift in the wavelength of photon when is scattered at an angle of 180 डिग्री। ये आपको पता है कि डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। अगर आपको डॉपलर कॉम्पटन अफेक्ट का कोई भी सवाल आए तो उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं वो इधर से सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे वो एंगल दिया है 180, तो अगर हम थीटा को 180 पुट करेंगे तो कॉस 180 हमारा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और हम इसमें पुट करेंगे डेल्टा लेमडा एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस और कॉस 180 -1, तो ये हो जाएगा 2h ओवर, क्योंकि 1 माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का 2 आ गया ब्रैकेट में, तो 2h ओवर एम नॉट सी। याद रखिएगा। तो डेल्टा लेमडा को हम कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट, और h ओवर एम नॉट सी को हम कहते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2h ओवर एम नॉट सी हमारा आंसर आ जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा बेटे, इसको सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें अपने उन स्टूडेंट के साथ जिन स्टूडेंट्स ने NMD कैट देना है, क्योंकि ये वाहिद मेरा फोकस है। शायद ये चैनल बनाया ही वाहिद चैनल ऐसा होगा जिसका सिर्फ मकसद NMD कैट को 2022 को सॉल्व करवाना है। तो अभी दूसरा मतलब हम कैट नहीं कर रहे और कोई नम्स वगैरह नहीं कर रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।